नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। नाउ रिसेंटली आपने देख ही ली होगी खबर कि आज सुबह शेयर मार्केट के जो वॉरेन बफे जिन्हें कहा जाता था इंडिया का, राकेश झुनझुनवाला जी, उनका निधन हो गया और ये दुखद खबर है बहुत ही ज़्यादा स्टॉक मार्केट के लिए भी और एक तरह के से कहें तो शेयर मार्केट की वजह से जो इकोनॉमी चलती है, क्योंकि इनका काफ़ी अच्छा नेट वर्थ था, इनकी जो स्टॉक होल्डिंग्स थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। अब और उन सब पर डेफ़िनेटली काफ़ी असर पड़ने वाला है और पिछले हफ़्ते ही इन्होंने अपनी एयरलाइंस अकासा एयरलाइंस जो है वो स्टार्ट की थी, उसके फाउंडर रहे हैं ये। और अभी चंद दिन ही हुए थे और ये दुखद घटना घट गई है। तो इसका काफ़ी दुःख है, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर दुःख जताया। आप देखेंगे आर्टिकल तो काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और अभी मीडिया में काफ़ी बात हो रही है इन सब चीज़ों को लेके कि राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया 62 साल की उम्र में इनके मुंबई के आवास पर, और इनको इंडिया का वॉरेन बफे भी कहा जाता था, जैसा मैंने आपसे कहा, और उसी नाम से आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं कि इंडिया का जो वॉरेन बफे राकेश झुनझुनवाला वो पास अवे हो गए, उनका निधन हो गया। और देश के काफ़ी सारे जो बड़ी हस्तियां हैं उन्होंने इस पर शोक व्यक्त किया है, दुख जताया है। आम लोग हों या इनकी फैमिली के दोस्त हों या पॉलिटिक्स के अंदर भी इनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे थे सबसे, उन सब ने ही इनको इनकी इस अकस्मात दुखद मृत्यु पर अपना शोक जताया है और ये बोला है कि एक इन्वेस्टर के रूप में ये एक रोल मॉडल कहे जा सकते हैं। इनकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी वो बहुत अच्छी थी। हमेशा कहते थे कि अगर आप कोई रिस्क लेते हैं, आपने कोई इनिशिएटिव लिया है, तो आपको तैयार रहना चाहिए उसके जो भी आउटकम होगा उसको झेलने के लिए। और पीएम मोदी ने भी इनको लेके, आपने फ़ोटो अगर आपको याद हो तो थोड़े टाइम पहले ही ये नरेंद्र मोदी से मिले, तो उस वक़्त इनकी मुलाकात की काफ़ी चर्चा हुई थी कि मोदी जी एक बिज़नेसमैन के सामने खड़े हुए हैं। ये बैठे हुए थे, लेकिन काफ़ी लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि ये काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इनको किडनीज़ की प्रॉब्लम्स थी, शुगर की प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से ये ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाते थे या खड़े नहीं हो पाते थे। ये उस वक़्त व्हीलचेयर पे बैठे हुए थे। बाद में जो इमेजेस शेयर हुई मोदी जी के साथ इनकी मीटिंग की, उसमें दिखा कि ये व्हीलचेयर पे बैठे हुए थे और ये ज़्यादातर समय अपना व्हीलचेयर पे ही स्पेंड करते थे। कुछ समय पहले एक ट्विटर पे भी एक वीडियो दिखाया गया था जो अभी हाल ही का है, जिसमें काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे। म्यूज़िक पे डांस कर रहे थे, व्हीलचेयर पे बैठे-बैठे ही, मतलब डांसिंग स्टेप्स कर रहे थे। बहुत अच्छे मूड में थे और शायद किसी ने भी नहीं सोचा था या उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो जाएगा आज सुबह-सुबह। और ये आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है, इन्होंने भी शोक व्यक्त किया और अपनी संवेदनाएँ व्यक्त की इनके और इनके परिवार के प्रति। अब थोड़ा-सा इनके बारे में हम जान लेते हैं। एक्चुअली इनकी जो मृत्यु हुई है अकस्मात, सुबह इनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ रास्ते में पहुँचते-पहुँचते ही इनको मतलब इनका देहांत हो गया था। जब हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने कह दिया कि भई ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इनको किडनी की प्रॉब्लम्स थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, इसकी वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी और अचानक से ऐसा हो गया। लेकिन अभी अभी तक वो कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। प्रॉपर रिपोर्ट्स वगैरह शायद मीडिया में परिवार ने शेयर नहीं की हैं प्राइवेसी की वजह से। तो एक आकलन ही लगा रहे हैं सब लोग कि आखिर सडनली ऐसा क्या हो गया। और इनके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में, कि जब ये शेयर मार्केट में आए थे, थोड़ा समय इनको हो गया था, तो इनसे पूछा गया कि भई आप किसको क्रेडिट देते हैं, आपकी किन लोगों ने हेल्प की? तो इन्होंने जो एक नाम, कई सारे नाम लिए, उनमें एक था एन चंद्रशेखरन का। ये कौन है? ये टाटा ग्रुप के जो चेयरपर्सन रह चुके हैं और इनको इन्होंने श्रेय दिया कि भई इनकी जो नीतियाँ थी उनसे मैं इतना प्रभावित था, जो इनकी जब इन्होंने जॉइन किया टाटा ग्रुप को, उसके बाद इनका जो इन्होंने 2 स्टेप लिए थे कि भई एक तो कस्टमर ओरिएंटेड हमको रहना है और दूसरा हमको कैश फ्लो के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है रादर देन प्रॉफ़िट कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा उसके मुकाबले में। तो इनकी जो स्टेप्स थे वो इनको, राकेश झुनझुनवाला जी को, काफ़ी इनको लगा कि भाई फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स हैं, कस्टमर ओरिएंटेड ये बना रहे हैं कंपनी को, आगे आने वाले समय में काफ़ी प्रॉफिट होगा, तो इनका ऐसा अनुमान था और वो काफ़ी सही भी साबित हुआ। इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी उस दौर में टाटा के शेयर्स में लग इन्वेस्ट करके अर्न किया। तो इनका थोड़ा-सा पिछली ज़िंदगी के बारे में, जब से ये रहे, मतलब इनका जन्म हुआ तब से लेके अब तक, थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं, ताकि आपको भी एटलीस्ट एक जनरल अवेयरनेस हो, नॉलेज हो कि आखिर ये कौन थे, इन्होंने क्या-क्या किया था। जो लोग जानते हैं वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को या वो छोड़ सकते हैं, बट जिनको नहीं पता, जो नए लोग हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, नए बच्चे हैं, आपके लिए
शायद इनकी एक सीख भी होगी और आप एक प्रेरणा भी आपको मिलेगी, एक इंस्पिरेशन भी आपको मिलेगी। तो ये वेटरन इन्वेस्टर कहा जाता था इनको, राकेश झुनझुनवाला जी को। इनका संडे मॉर्निंग को देहांत हो गया। एक इन्वेस्टर थे जो मिडास टच हैड बीन डब्ड इंडियाज वॉरेन बफे इनको कहा जाता था। और सोर्सेस के अनुसार अगर बात करें तो इनको कैंडी ब्रीच हॉस्पिटल ले जाया गया था सुबह 6:45 पर, जहां पर इनको पहुंचने के बाद डिक्लेयर कर दिया गया कि ये इनका ऑलरेडी देहांत हो चुका है, ये अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया इनको। और इनको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज थे, किडनी प्रॉब्लम्स थी, किडनी अलाइनमेंट्स, और हैड बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल फ्यू वीक्स एगो, कुछ समय पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। और ट्रेडर और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों थे, इनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी डिग्री थी, और वन ऑफ द रिचेस्ट मैन थे इन द कंट्री। और आखिरी समय जब इनको देखा गया था, जो इनकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई थी, जब ये काफ़ी बीमार लग रहे थे, काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे, वो थी अकासा एयर के लॉन्च पे जब ये आए थे। उस वक्त भी ये व्हीलचेयर पे ही थे। और उसके अलावा इनके कई सारी और कंपनीज भी थी, इन्वेस्टमेंट भी थी। जैसे हंगामा मीडिया जो है, उसमें ये चेयरमैन थे। एपटेक के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट था अच्छा खासा। और डायरेक्टर थे ये वाइस रॉय होटल, कॉनकॉर्ड बायोटेक, प्रोवोग इंडिया, जो आपने देखे होंगे टीवी पे एड्स, प्रोवोग के कपड़ों का ब्रांड है एक, और जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसके अंदर भी इनका काफ़ी अच्छा खासा शेयर था। और जब झुनझुनवाला अपने कॉलेज में थे तो उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में सुनना उनको शुरू किया, रिसर्च करनी शुरू की। और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट में इन्होंने दाखिला लिया जब ये ग्रेजुएट हो गए। और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये शेयर मार्केट में आएंगे, उसमें काम करेंगे। तो इन्होंने 5,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की थी 1985 में, और उसके बाद उस 5,000 की कैपिटल को इन्होंने 11,000 करोड़ तक पहुंचा दिया था। सितंबर 2018 तक इनकी जो 11,000 करोड़ की कैपिटल हो गई थी। अब कैपिटल में और नेटवर्थ में आप कंफ्यूज मत होना। कैपिटल मनी मतलब जिस जो इनके स्टॉक में इन्वेस्टेड था, उससे जो इनका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। नेटवर्थ होता है टोटल इनकी कमाई, इनकी प्रॉपर्टी, इनके बिजनेसेस की टोटल वैल्यूएशन, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट भी कर रखा था। मोस्ट वैल्यूएबल जो थे उसमें से वॉच एंड ज्वेलरी मेकर टाइटन थे। टाइटन के जब इन्होंने शेयर बेचे थे उस वक्त इन्होंने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया था। हालांकि टाइटन के शेयर जब मार्केट में न्यूज़ आई कि ये सेल कर रहे हैं, तो उसके प्राइस गिर गए थे, वो काफ़ी मतलब डाउन चला गया था। उसके बाद ये टाटा कॉग्लोमेंटी के भी इनके पास रहा है स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर इनके। और इनके पोर्टफोलियो में स्टार हेल्थ, रैलीज इंडिया, एस्कॉर्ट्स, कैनरा बैंक, इंडिया होटल कंपनी, एग्रोटेक फूड्स, नज़ारा टेक्नोलॉजीज एंड टाटा मोटर्स भी थे। इनका 5.05% होल्डिंग था टाइटन में अकेले। 5% के हिस्सेदार थे ये, जिसकी वर्थ जो थी वो 11,000 करोड़ थी। इनकी जो लार्जेस्ट होल्डिंग्स थी वो एपटेक के अंदर थी, 23.37%। और उसके बाद स्टार हेल्थ एंड अलाइंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और उसके बाद मेट्रो ब्रांड्स, देन एनसीसी लिमिटेड, और उसके बाद नज़ारा टेक्नोलॉजीज के अंदर 10% का इनका स्टेक था, शेयर था। 5 जुलाई 1960 को इनका एक राजस्थानी फैमिली के अंदर जन्म हुआ था। बॉम्बे में ही पले बड़े। इनके फादर जो थे वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थे, और ग्रेजुएट ये हुए सिडनहम कॉलेज। और उसके बाद इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इन्होंने इनकी एक प्राइवेटली ओन्ड स्टॉक ट्रेडिंग फर्म भी थी, रेयर इंटरप्राइजेस, डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द फर्स्ट टू लेटर ऑफ हिज नेम एंड हिज वाइफ्स नेम रेखा। तो राकेश का RA, रा, और रेखा का RE, उससे मिलाकर इन्होंने रेयर एंटरप्राइजेस जो है वो बनाया था। ये एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फर्म है जो इनका पोर्टफोलियो मैनेज करती थी, और बाकी जो इनके क्लाइंट्स होते थे उनके भी पोर्टफोलियोज मैनेज करते थे, सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, कंसल्टेशन सर्विसेज एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। और जब इनके फादर से इन्होंने डिस्कशन सुना स्टॉक मार्केट के बारे में, तो ये बहुत इंटरेस्टेड हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने काफ़ी बार कोट भी कराया अपने फादर को कि आप इन मेरे फादर ने मुझे गाइड किया। इनके फादर ने इनको बोला कि भाई अगर आप तुम चाहते हो इस बिजनेस में आना तो डायरेक्ट जंप मत करो, पहले थोड़ी नॉलेज गेन करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें तुम्हें पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे फ्लक्चुएट होती है, डिमांड एंड सप्लाई क्या रोल निभाते हैं शेयर के प्राइस ऊपर जाने का, नीचे जाने का। और जब इनके फादर ने इनको ये सलाह दी तो उन्होंने इसे फॉलो किया, उसके बाद स्टॉक मार्केट में आए। और लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए इनके फादर ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, आप अपना इंतज़ाम कीजिए। तो उसके बाद इन्होंने अपने फ्रेंड्स से पैसे मांगे और लोगों से पैसे मांगे। फिर इनके भाई जो हैं वो CA थे,
और उनके क्लाइंट्स के थ्रू इनको फंड मिला, इन्होंने ब्याज पे पैसे उनसे उधार लिए और 1986 में इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है वो कमाया। और इन्होंने 5,000 शेयर्स खरीदे टाटा टी के 43 रुपीस के भाव पर, और वो 3 महीने के अंदर ही 143 हो गया, तो इनको एक बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। और उसके बाद इन्होंने 3 महीने के अंदर और भी इनकी काफ़ी सारी होल्डिंग्स थी, तो ओवरऑल इन्होंने 20 से 25 लाख रुपए 3 महीने के अंदर, 3 साल के अंदर कमाए। 3 महीने में इनको टाटा में प्रॉफिट हुआ था, बाकी शेयर से मिला के इनको 3 साल में 20-25 लाख रुपए इन्होंने कमा लिए। उसके बाद इन्होंने सक्सेसफुली इन्वेस्ट किया अपना पैसा टाइटन में, क्राइसिल में, सीसा गोवा, प्राज इंडस्ट्री और बिंदो फार्मा एंड एनसीसी ओवर द इयर्स। इनके स्टॉक्स, जो इनके पास स्टॉक्स थे, उसकी प्राइस मतलब उसकी जो वैल्यूएशन थी वो 30% तक गिर गई थी 2008 में, जब ग्लोबल रिसेशन आया था। लेकिन 2012 में वो रिकवर हो गई, क्योंकि डरे नहीं कि भाई, नॉर्मली स्टॉक स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जब स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो लोग डरते हैं कि भाई बेच दो बेच दो बेच दो, लेकिन ये डरे नहीं, इन्होंने होल्ड करके रखा, क्योंकि वो एक ना एक दिन तो ऊपर जाना ही है वापस। सेंसेक्स नॉर्मली ऊपर जाने के लिए ही बना है, वो कभी वापस नहीं आएगा पीछे। अगर आज से आप 30 साल 35 साल पहले देखो, उस वक्त सेंसेक्स क्या था और आज क्या है, तो आपको उसका डिफरेंस पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छी फैमिली से, ट्रेडर फैमिली से बिलोंग करते थे, सेल्फ मेड ट्रेडर थे, इन्वेस्टर थे, बिजनेस थे इनके। इनका इनको बिग बुल भी कहा जाता था। दलाल स्ट्रीट का इनकी जो एस्टिमेट नेटवर्थ थी वो 5.8 बिलियन की थी। अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 46,000 करोड़ होता है। और ये 36th रिचेस्ट बिलियनर थे इंडिया के, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 2021 लिस्ट। और ये काफ़ी सारी समाज सेवा भी करते थे, फिलॉन्थ्रोफी भी करते थे। इनका पोर्टफोलियो इंक्लूड था फिलॉन्थ्रोफी करने के लिए, जिसमें हेल्थ केयर था, न्यूट्रिशन था, एजुकेशन था। और ये अपना जो भी अर्निंग करते थे उसका 25% जो है ये चैरिटी में देते थे। 2020 में इन्होंने 25% ऑफ इस फॉर्च्यून टू चैरिटी डोनेट कर दिया था अपना। और इन्होंने कहा भी था कि मेरा जो फॉर्च्यून है उसमें से मैं काफ़ी हिस्सा डोनेट करूंगा। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था सेंट जूड, जो एक शेल्टर रन करता है कैंसर अफेक्टेड चिल्ड्रंस के लिए, अगस्ता इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड अर्पन, एन एंटाइटी दैट हेल्प क्रिएट अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन अबाउट अबाउट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के जो शिकार होते हैं बच्चे, उनके लिए अवेयरनेस और उनको हेल्प प्रोवाइड करता है ये फाउंडेशन है। उसके बाद राकेश झुंझुनवाला ऑल्सो पार्टनर्ड विद संकारा आई फाउंडेशन एंड सेटअप। इन्होंने संकारा आई फाउंडेशन के साथ मिलकर 225 बेड का एक हॉस्पिटल भी सेटअप किया था, जिससे कि ये फ्री आई केयर और सर्जरीज जो है पेशेंट्स को प्रोवाइड करा सके, जो महाराष्ट्र के पनवल में मौजूद है। तो ये इनका एक लाइफ जर्नी मैंने आपको बताया। आई होप आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिली होगी इनके बारे में। और काफ़ी सारी मैंने वीडियोस देखी हैं जो इनके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ये मतलब शॉर्ट सेल करके पैसा बनाते थे, फ्रॉड करते थे, या इन्होंने हर्षद मेहता का जो मूवी था स्कैम, जो आपने देखा होगा, उस टाइम पे इन्होंने बहुत पैसा बनाया, इन कार्टल था, ऐसा था वैसा था। तो देखिए, हर इंसान अपने दिमाग से पैसा कमाता है, कोई किसी को फ्रॉड नहीं करता। स्टॉक मार्केट में आप किसी को फ्रॉड या किसी को चीट कर ही नहीं सकते, आप अपने टैलेंट का पैसा कमाते हैं। और शॉर्ट सेल करने का मतलब, एक तो चीज़ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बुल मार्केट और बेयर मार्केट में डिफरेंस होता है। तो बुल मार्केट का मतलब होता है आपने सस्ता खरीदा महंगा बेचा, ठीक है। लेकिन बियर मार्केट का मतलब होता है कि आपने पहले बेच दिया उसे महंगे दामों पे, और जब उसके प्राइस गिर गए तो आपने बाय कर लिया। अब बहुत से लोगों को शॉर्ट शॉर्ट करना, शॉर्ट सेल करना, बियर मार्केट, इसका डिफरेंस नहीं पता, लेकिन वीडियो बना रहे हैं। वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लोग वीडियो बना रहे हैं, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे, तो उनको शॉर्ट सेल का मतलब नहीं पता क्या होता है। बस बोलने से मतलब है, वीडियो बनाने से मतलब है कि भाई ब्रेकिंग न्यूज़ आई, वीडियो बनानी है। तो थोड़ा अपडेटेड रहिए, थोड़ी अपनी रिसर्च करिए, ऐसी जानकारियों से बचिए जो आपके लिए हानिकारक हो या आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपके कमेंट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जब तक हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।